हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार ढालिया आपके YouTube चैनल गुरुकुल दर्पण 60 पर एक जो आपका बेहद और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको मैं खुद कहता हूँ कि हाँ, ये वाकई ये एक क्लास ही नहीं है, बल्कि ये एक वो क्लास है जिसे मैं कहता हूँ कि हर किसी को समझना चाहिए। और ये क्लास है आपकी इंडियन इकोनॉमी की। और बच्चों, इंडियन इकोनॉमी असल में मैं हमेशा अपनी क्लास में ये बात बोलता हूँ कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक आपकी लाइफ का वो पार्ट है जिसे हर किसी को पूरी तरह से समझना चाहिए। ऐसा ही नहीं है, बल्कि जीवन में यह सब्जेक्ट इतना काम आता है, बच्चों के भी, बड़ों के भी, और मैं कहता हूं कि पूरे देश के, ठीक है। और पूरा विश्व बिना इकोनॉमी के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा भी होगा कि हमारे देश के अंदर ये ऐसी क्या दुविधा है कि हमारा देश इकोनॉमिकली कभी बात नहीं करता है और अमेरिका कभी पॉलिटिकली बात नहीं करता है। वो भी अपने देश के अंदर पॉलिटिकली वो हमेशा बाहर बात करता रहता है, और वो उसकी स्ट्रैटेजी है, उसका प्लान है, और वो अपने तरीके से सही कर रहा है। सेम चाइना भी ऐसे ही करता है। लेकिन हम लोग हमेशा और हमेशा ऑल टाइम 24 आवर्स एंड 365 डेज हम केवल एक ही बात करते हैं, और वो है पॉलिटिकली। और यहां तक कि हमारे देश के तमाम न्यूज चैनल भी केवल पॉलिटिकली बात करते हैं, कभी इकोनॉमिकली बात नहीं करते हैं। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने अपने देश के अंदर हमेशा एक बात उन्होंने रखी है, और हमेशा एक बात भी उन्होंने कही है कि हम अपने देश को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग करेंगे कि हम विश्व की शक्ति हमेशा बने रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि उनकी क्यूरोसिटी विश्व शक्ति बनने की हमेशा किस तरह से निरंतर बनी हुई है। लेकिन हम विश्व गुरु किस रूप में बनते हैं और कैसे बनते हैं, ये आप लोग हमेशा देखते रहते हैं। अब हम इसी बात को भी देखेंगे कि हमारा जो देश है, या इस देश के अंदर जो इकोनॉमिकल प्रोसीजर है, वो किस प्रकार का है, और कैसे स्टूडेंट को क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। और उसमें भी ये एक पॉलिटिकली हम कह सकते हैं गेम है, और ये गेम केवल उनके लिए है कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को अपने पास तक या उनके पास तक वो ना पहुंच सके, या फिर जो भी है बड़े लेवल में या हाई लेवल में हमेशा इस पार्ट को रखा जाएगा। अब चाहे यूपीएससी के अंदर देख लीजिए, 25 से 28 या कभी कभी 30 मार्क्स का भी यूपीएससी के अंदर ये इंडियन इकोनॉमी आ जाता है। राजस्थान आरएएस के अंदर, पीसीएस के अंदर, आपके हरियाणा पीसीएस के अंदर, सब में इकोनॉमिकल पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वास्तव में इसकी डिमांड है। और ये सबसे एक बेस्ट हम कह सकते हैं कि किसी को भी परखने का सबसे अच्छा एक सब्जेक्ट माना जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका जो एक जिसको आपको पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं भारतीय व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। बच्चों, मैं हमेशा अपनी, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे अब ये ऑनलाइन क्लास हो, मैं हमेशा पहले एक ही बात समझाता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को हमें तब पढ़ना चाहिए जब हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता हो कि आखिर इस सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, या फिर ये सब्जेक्ट किस बारे में हमें पढ़ाना चाहता है, तभी तो हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ पर्सन या कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो पहले अपनी खामियों को और अपनी अच्छाइयों को पहले बयां कर देते हैं। भाई देख, मैं इस प्रकार का आदमी हूँ और मैं इस तरह की चीजें पसंद करता हूँ, बाकी फालतू चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है। भाई सेम चीजें सब्जेक्ट का भी होता है, जो उसके अंदर हमेशा होता है। तो उसको यदि समझ लिया तो आपने पूरा सब्जेक्ट समझ लिया, नहीं समझा तो फिर सब्जेक्ट आपके दिमाग से आउट हो जाता है। अब ये चीज क्या है, इसको भी आप देख लीजिए। देखिए कि अर्थ का मतलब जो होता है बच्चों, वो होता है मनी, और व्यवस्था का जो मतलब होता है वो होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अर्थात एक प्रबंध किसका? मनी का, यानी कि मुद्रा का, ठीक है, मुद्रा का। और अब इसको थोड़ा सा हम एक कनेक्ट करते हैं कि किस तरह से ये सामने बाहर आता है और इसका मतलब क्या होता है।
बच्चों हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक तरह से आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, या फिर विश्व की जो इकोनॉमी है हर किसी अलग अलग देश की, उसको ये समझ सकते हैं कि ये जो मैनेजमेंट हो रहा है वह एक मनी का मैनेजमेंट हो रहा है। और वो भी किसका मैनेजमेंट हो रहा है, किसकी मनी का मैनेजमेंट हो रहा है? भारत की मनी का मैनेजमेंट हो रहा है, जिसको कहा जाता है रुपया। अब ये आप खुद भी इसको देख सकते हैं कि रुपए का मैनेजमेंट होना ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छे लेवल पर इस बात को शो करता है कि भारत जितनी भी इकोनॉमिकल बात करेगा या जितने भी आगे बढ़ने डेवलप की बात करेगा या देश के ग्रो की बात करेगा, हमेशा एक ही इसके पीछे मकसद होगा, पर्पस होगा, और वो है मनी का मैनेजमेंट। अब मनी के मैनेजमेंट की बात होती है तो यहां पर मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं, या कुछ पॉइंट्स को भी यहां पर रखूंगा। इसको भी प्रॉपर तरीके से आप देखना कि क्या ये वाकई सही है या फिर गलत है। इसको भी आप और हम दोनों देखते हैं कि किस तरह से हम इस सब्जेक्ट को सामने रखते हैं और आपको कितना समझ में आता है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, और याद रखना बच्चों, अपने कॉपी और पेन दोनों के दोनों उठा लीजिए और इसे लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहीं से आज आपकी शुरुआत है और आपकी पहली क्लास है। और ये पहली क्लास ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी हेल्प करेगी, और देख लेना ये आपको बाद में पता चले। तो मैं इसको हटा देता हूं अभी के लिए। तो बच्चों अब जो बात करी थी कि मनी का मैनेजमेंट है, तो यहां पर देख ले मनी का मैनेजमेंट है क्या। देखिए मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर लिख रहा हूं, जैसे नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसको बोला जाता है राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति बच्चों, इसी प्रकार से यहां पर हम एक के बाद एक चीजों को देखते हुए चले जाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है प्लानिंग कमीशन, जिसको बोला जाता है योजना आयोग। उसके बाद 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं। अब पंचवर्षीय योजनाएं यानी कि 5 ईयर प्लान, ये किस तरह से है और कैसे है, ये भी मैं आपको पूरी तरह से इसमें बताऊंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं जो कि 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं, और इनमें 3 एनुअल प्लान बन चुके हैं, यानी कि एपी यानी कि एनुअल प्लान बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है बैंकिंग सिस्टम, जिसको बोला जाता है बच्चों बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, अब उसके बाद यहीं पर इनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो होता है, यानी कि इसका आरबीआई। और आरबीआई के साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग है जो यहाँ पर हमेशा हम उसको देखते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से वो सब इसके आपके बैंकिंग सिस्टम के अंदर टॉपिक ही है, और इसी में ही वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों आता है पॉइंट मनी, जिसको बोला जाता है मुद्रा। ठीक है, उसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको कहते हैं मौद्रिक नीति।
अब मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, अब ये इतना बड़ा पॉइंट है, बल्कि विश्व का ही मैं इसको बोलूंगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि भैया इसके बिना ना तो बैंक चल सकते हैं और ना ही बैंक से जुड़े हुए ग्राहक चल सकते हैं। ठीक है, तो ये होना बहुत जरूरी है। और सच्चाई ये है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है या मौद्रिक नीति है बच्चों, इसी के कारण ही आपके देश के अंदर महंगाई को नियंत्रण किया जाता है, या फिर महंगाई का, या फिर कह सकते हैं मनी का फ्लो बढ़ाया जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपका मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को, जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जिसको हिंदी में कहते हैं वित्त आयोग। बच्चों वित्त आयोग क्या है, इसको भी मैं आपको हालांकि डीपली पढ़ाऊंगा और ये पूरी तरह से आपको समझाऊंगा कि भारत सरकार इस वित्त आयोग के द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्य करती है जिससे कि देश के विकास में सहयोग होता है एवं देश को चलाने में बड़ी मदद मिलती है, और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किस प्रकार का तालमेल बनाकर रखता है। ये सारी की सारी चीजें हमेशा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। और ये फाइनेंशियली जितने भी एक कह सकते हैं डिसीजन है, ये सब वित्त आयोग के द्वारा भी ये यहाँ पर किए जाते हैं। और एक चीज ये भी मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल एडवाइजर जो हमारे इस गवर्नमेंट का है वो आरबीआई को बहुत बड़े स्तर पर देखा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। इसको एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ पहुंचाते हैं। यस, यही करना था, थोड़ा सा वक्त लगा, चलिए सॉरी। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी काम होता रहेगा, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, आते हैं वापस पैन पर और देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए, फाइनेंस कमीशन के बाद एक पॉइंट आता है फाइनेंशियल मार्केट, जिसको बोला जाता है वित्तीय बाजार। फाइनेंशियल मार्केट यानी कि वित्तीय बाजार। बच्चों फाइनेंशियल मार्केट और वित्तीय बाजार इसमें भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। बच्चों मनी मार्केट जैसा कि आपको पता है हिंदी में इसको बोला जाता है मुद्रा बाजार और इसे बोला जाता है पूंजी बाजार। ठीक है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार ये दोनों ही बच्चों अपने आप में बहुत ही ज्यादा यूनिक टॉपिक हैं। और आज हम जो देख रहे हैं पूरा फाइनेंशियल मार्केट, वो बिना इसके हैंडल नहीं हो सकता। और ये भी सच्चाई है कि भारत सरकार को जो आज सबसे बड़ा जो एक रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब आप सोचेंगे फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा क्या है, तो उसके लिए हमें पहले जाना होगा आपके मनी मार्केट के अंदर। बच्चों मनी मार्केट को इसे पूरी तरह से जो इसे रेगुलेट किया जाता है वह आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको रेगुलेट करता है, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा ट्रेजरी बिल। ये जो ट्रेजरी बिल है ये एक ऐसा हम कह सकते हैं कि ट्रेजरी अकाउंट भी होता है जिसमें लोग
पैसे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और ये एक ट्रेजरी वो भी है जिससे गवर्नमेंट चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, दोनों के जितने एम्प्लॉयर हैं सभी की सैलरी इसी के अकाउंट से भी उनके अकाउंट में जाती है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं कॉमर्शियल पेपर बिल। ठीक है, कॉमर्शियल बिल है जो कि इसके अंदर पूरी तरह से इसे रेगुलेट जो किया जाता है, वो रेगुलेट किया जाता है जितने भी आपके ये बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी है उनके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद कैश मैनेजमेंट बिल, इसे भारत सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो रेगुलेशन जो हो रहे हैं, ये सब मनी मार्केट के अंदर भी इसके डिपार्टमेंट इस तरह से बांटे हुए हैं, और आज इन्हीं पर ही लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या है। कैपिटल मार्केट तो इतनी फेमस मार्केट है कि बच्चा बच्चा तक आज इसको जानता है, और इसके बिना कोई नहीं है, और कह सकते हैं कि पूरी मार्केट ही नहीं है, क्योंकि हर कोई इससे जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि क्या है ऐसा कि इसके होने ना होने से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ सकता है। बच्चों, यदि आप किसी भी तरह से, आपने देखा होगा आपके फादर वगैरह काम करते हैं, पर कहीं पर जॉब करते हैं, या फिर एक अच्छी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब पर वो अभी एम्प्लॉयर हैं, तो उनको अच्छे से मालूम होगा, और आपने भी कभी ना कभी इस चीज़ों में इन्वॉल्व अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया होगा कि शेयर मार्केट, जिसको पता है कि शेयर मार्केट भैया क्या है, तो शेयर मार्केट को आपको क्लियर कर देता हूं कि शेयर मार्केट इसी कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आती है। दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड भी इसी मार्केट के अंदर आता है। उसके बाद बॉन्ड भी इसी मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, ये सारे की सारी चीजें जितनी भी हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्या। बच्चों, शेयर मार्केट के अंदर तो आप जानते होंगे कि एक ही बात है, और वो ये है कि शेयर मार्केट के अंदर भी यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे पहले आपको डीमेट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ता है। लेकिन हालांकि खुलवाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाने की, जो कि मुझे आपको इसमें पढ़ाना पड़ेगा कि ये सारे किस किस प्रकार के अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब किस किस तरह से इनको रेगुलेट किया जाता है, या अर्थात जिसको संचालन किया जाता है। तो ये संचालन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और वो सब फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत ही आता है। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। बच्चों, डिमांड एंड सप्लाई, पूर्ति एवं आपूर्ति, ये सब जानते हैं। बिना डिमांड के सप्लाई नहीं हो सकती, और सप्लाई तब तक नहीं हो सकती जब तक उस प्रोडक्ट की डिमांड भी ना हो। यदि सप्लाई कर दी जाए और डिमांड हो ना, तो कंपनी के डूबने के चांसेस है। तो ऐसा क्या कब हुआ था? 2008 में अमेरिका के साथ हुआ था, और वही चीज है कि वहां की कंपनियां धीरे धीरे डूबने लगी थी, और वहां के एम्प्लॉयर्स को निकालने लगे थे। और ये आज जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, अब ये सारे डिमांड बेस हो चुके हैं। इसीलिए अब किसी कंपनी का प्रोडक्ट खराब होना जल्दी से लाजमी नहीं है, और ये पूरी तरह से ऐसी मार्केट हो गई है कि यदि डिमांड आती है तो सप्लाई किया जाता है, यदि डिमांड नहीं आती है तो सप्लाई को रोक दिया जाता है। तो इसी तरह से ये सारी की सारी चीजें अब एक बड़े स्तर पर की जा रही हैं, और ये आपको भी मैं समझाऊंगा कि डिमांड एंड सप्लाई के अंदर भी बहुत सारे कर्व होते हैं, बहुत सारे ऐसे मोड होते हैं जिनको आपको यहाँ पर समझना होगा कि वो किस किस प्रकार से किए जाते हैं। बच्चों, यहाँ एक पॉइंट और भी है जो आपको अच्छे से अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर आपको करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका पॉवर्टी, जिसको आप बोलते हैं गरीबी। उसके बाद आपका आता है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका आज हम लोग पूरी तरह से ग्रस्त हैं। ठीक है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों, बेरोजगारी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित है। आप लोगों ने हाल ही के डाटा में सुना भी होगा कि अब जो राज्यों के स्तर पर यदि हम किसी को देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो इस समय पर एक बड़े लेवल की हम बात करते हैं कि तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तरफ को जो बढ़ा है ग्राफ, यानी कि जिसका
एक जो रोजगार का स्तर है वो डाउन गया है और बेरोजगारी का स्तर हाई गया है, तो वो स्टेट का नाम है हरियाणा। अब ये इस तरह की चीजें यहां पर हो रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस राज्य सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो शायद राज्य के अनुकूल नहीं है। मैंने पहले ही शुरुआत में बताया था कि आखिर भारत सरकार या फिर ये जो इंडियन इकोनॉमी है इससे आपका क्या लेना देना है, या फिर मैंने एक शब्द इसमें जोड़ा था कि बिना इसके कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति चल नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि यहां से एक बात का तो पता चल रहा है कि जितने भी टॉपिक हैं ये सभी के सभी ये बात को पूरी तरह से चीख चीख के कह रहे हैं कि इनके बिना ना सरकार चल सकती है और ना इस देश के लोग चल सकते हैं, बल्कि इसके नहीं बल्कि किसी भी देश के लोग नहीं चल सकते। ऐसा मैंने क्यों कहा है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए वापस आते हैं उसी चीज पर। तो मैं वापस वही चीजें आते हूं, जैसे भारतीय अर्थ व्यवस्था। अर्थ मतलब जैसे कि आप जानते हैं मनी, और व्यवस्था का मतलब अर्थात मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट जो हो रहा है मनी का हो रहा है, किसकी हो रहा है, भारत की का हो रहा है। समझ लेना बच्चों, भारत यहां पर आपको हर एक टीचर एक ही बात समझाता है कि भैया अर्थव्यवस्था तब तक अधूरा शब्द है जब तक किसी इस शब्द के साथ किसी देश का नाम नहीं जुड़ जाता। तो हमारे यहां पर हमने क्या जोड़ दिया है, भारत। अब इस भारत की जगह जो भी आपके माइंड में जो देश है आप यहां पर इसकी जगह हटाते हुए चले जाओ और सेम वर्ड आप यहां पर यूज करते हुए चले जाओ, चाहे अमेरिकन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, जर्मनी इकोनॉमी, फ्रांस इकोनॉमी, पाक इकोनॉमी, बहुत सारी जितने भी देश हैं उनकी सबकी अपनी अपनी इकोनॉमी है। और अपनी इकोनॉमी है तो इसका मतलब अपने देश की मनी की वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, और मनी का मैनेजमेंट कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि वहां के जिस तरह से हमारे यहाँ का रुपया का मैनेजमेंट हो रहा है इस तरह से वहां के मनी का मैनेजमेंट। क्लियर है? तो यही है आपका सब्जेक्ट जो कि आपको समझना है। और बच्चों इससे अलग ये मैं जो सब्जेक्ट यहां पर बता रहा हूं, अभी आने वाली जितनी भी आपकी वैकेंसीज हैं और वो वैकेंसीज जो कि जिस तरह से हम बोल सकते हैं जैसे यूपी पुलिस की आने वाली हैं, दिल्ली पुलिस की आने वाली हैं, जो फिलहाल एक ट्रेंडिंग इस समय चल रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा हर किसी का फोकस वहीं पर है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बच्चों, जितना भी ये टॉपिक आपको लिखवाया है इससे बाहर आपका एक भी सिंगल टॉपिक नहीं जा सकता, एक भी चीज यहां से बाहर नहीं जा सकती। इसमें एक इंक्लूड जो करना है वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि मैं हमेशा इसको इंक्लूड करने की जरूरत भी नहीं होती है क्योंकि वो अंडरस्टूड है। और वो क्या है ये मैं आपको लिख देता हूं, जिसका नाम है बजट। क्लियर है बच्चों? ये बजट, इसको तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है, इसको देखना ही देखना है। तो ये मैं जब सबसे एंड होता है तब कराता हूं, क्योंकि बजट से सवाल एक या दो आपको मिलता है, मिलता है, रखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपको तुरंत ये सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। तो हम अब अपने देश की इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि चीजें किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से नहीं है। हर तरह से आपको बताया जाएगा, हर तरह से आपको समझाया जाएगा। और बच्चों मैं अपनी तरफ से ये आपको गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जितना भी इंडियन इकोनॉमी में आपको कराऊंगा उससे बाहर एक भी आपका सवाल नहीं जाएगा। लेकिन इसके लिए खुद को पढ़ना भी पड़ेगा। हमारा पढ़ाने से मतलब ये नहीं है कि हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, हमारी ड्यूटी तब तक भी चलती रहती है जब तक आप खुद भी पढ़ाई नहीं करते। मैक्सिमम बच्चों की एक सबसे बुरी हालत जो मैं हमेशा क्लासों में देखता रहता हूँ, हमेशा लोगों में देखता रहता हूँ, या फिर उन पेरेंट्स जो कि बहुत चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर। बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा भी है हमारा बच्चा पता नहीं पढ़ता है, किताबें हाथ में रहती हैं, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। कभी देखो पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, हमेशा नोटिस कर लेते हैं बच्चा किस
लेवल पर जा रहा है या कहाँ पर वो इस समय गुम हो रहा है। हर तरह से उनकी निगाह होती है, बस कभी कह नहीं पाते हैं। ये उनकी मजबूरी समझ लीजिए या फिर उनका बेबसपन समझ लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है कि बच्चा भी थोड़ा सा बदतमीज किस्म का होता है। यदि पेरेंट्स किसी चीज का उसके अच्छाई के लिए ऑब्जेक्शन उठा दे तो पेरेंट्स ही उसकी नजर में गंदे हो जाते हैं। आजकल के इस तरह के निहायती बदतमीज उनको बोलूंगा, ठीक है, जो अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स को या फिर अपने पेरेंट को पूरी तरह से कहीं ना कहीं वो एक मिसयूज भी करते हैं और हमेशा मिसगाइड भी करते हैं। और देखो, मिसगाइड और मिसयूज कर किसका रहे हैं? अपने बाप का, जो उनका खुद का बाप है, जबकि उन्हें पता है कि वो किस किस रास्तों से होकर गुजर गया और तुम अब गुजर रहे हो, ठीक है। तो वो पहले से ही भाई हर चीज से पूरी तरह से निकल चुके हैं और तुम अब निकल रहे हो, तो सिखाने की जरूरत नहीं है, उन्हें हर चीज का पता है। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि मैंने यदि वे बात बोल दी तो हो सकता है कि मेरे सामने भी खड़ा हो जाए। इस खड़े होने की वजह से ही वो चुप होता है, क्योंकि बच्चा थोड़ा बदतमीज किस्म का भी होता है। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, बहुत ही ज्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड हैं और बहुत ही ज्यादा अपने करियर ओरिएंटेड को भी ध्यान में रखते हुए वह अपने शिखर तक पहुंच जाता है और साथ में उसके फैमिली भी खड़ी होती है। तो ये जो बच्चे होते हैं ये वाकई बहुत यूनिक होते हैं और असल में वही इस जमीन पर स्वर्ग का भी एहसास करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की यदि मानसिकता है तो आप वाकई बहुत आगे जा सकते हैं और आपको रोकने वाला स्वयं भगवान भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको क्लियर बता दूं, ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं, ये जो वास्तव में एक मैं कहता हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे बेस्ट, अगर कोई इन चीजों को मान ले तो ये यदि कहीं मिल सकती है तो आपको गुरुकुल दर्पण 60 के अंदर ही मिल सकती है, जहां पर उस बच्चे की फीलिंग्स, उसके पेरेंट्स की फीलिंग, उसके बच्चे के सपने, उसके खुद के पेरेंट्स के सपने को पूरी तरह से ध्यान में रखकर उनके साथ मेहनत की जाती है। और यहां पर टीचर्स 24 आवर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं और बच्चों की यहां पर हर एक अच्छी और बुरी चीजों को पूरी तरह से मेंटेन किया जाता है कि अब वह बच्चा किस लेवल पर चल रहा है, किस लेवल पर बात कर रहा है। मैंने ऐसे यहाँ बच्चे भी बहुत देखे हैं जो काफ़ी अच्छी रैंक लेकर बाहर निकले हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर ये ऑनलाइन क्लास तो चल ही रही है, साथ साथ में ऑफलाइन भी क्लास यहाँ पर काफ़ी समय से चल रही है और इतना अच्छा रिजल्ट जो कि मैं यहाँ पर कम से कम मुझे 2 साल तो लगभग यहाँ पर बने हुए इस इंस्टीट्यूट में, इस संस्था में हो गए हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि ये संस्था वाकई बहुत ही अच्छा है। और भविष्य में यदि खुद मेरा भी, मैं अपने खुद बात करता हूँ, यदि मेरा बच्चा भी यदि उस लेवल पर, उस लेवल पर तैयारी करता है और बड़ा हो जाता है, डेफिनेटली मैं इसी संस्था में रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक एज ए पेरेंट्स मुझे भी ये ज्ञान है कि बच्चा सही सलामत कहाँ पर रह सकता, उसकी परवरिश, उसके अच्छे गुण, उसके अवगुण और अवगुण कब में अच्छे गुण में तब्दील हो जाए, वो केवल यहीं पर ही हो सकता है। और हर एक पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा हमेशा अच्छी दिशा में चले और बच्चा भी चाहता है कि मैं अच्छी दिशा में चलूं, मुझे एक अच्छी सोसाइटी मिले और अच्छे लोग मिले, अच्छे बच्चे मेरे साथ के मिले, और डेफिनेटली यहां पर वो बात है, ठीक है। तो इसी तरह की चीजें हम लोग और आप लोग पूरी तरह से करते रहेंगे और इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो कि मुझे भी ये बताना है कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उस सब्जेक्ट के साथ हमेशा न्याय करना। यदि सब्जेक्ट के साथ आप न्याय नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ भी न्याय नहीं होगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे या तो मैथमेटिक्स में लगे रहते हैं या फिर बच्चे इंग्लिश में लगे रहते हैं, मतलब उनका इतना कमजोर पोर्शन है कि उसी में ही लगे रहते हैं। जब सोचिए कि उसी में आपका समय ज्यादा जा रहा है, भैया पूरा जीएस पढ़ा है और जीएस के अंदर आपकी हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स की भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस एंड टेक भी है, करंट अफेयर भी है, आपके बहुत सारे पॉइंट भी हैं, स्टैटिक जीके भी है, आपका हरियाणा जीके भी है, आपका यूपी जीके भी है। हर स्टेट का अलग अलग जो भी है वो हर चीज का एक अलग अलग डिवाइड हो जाता है, उसी के आधार पर काम भी करना। फिर कुछ बच्चे ऐसे, हालांकि मैंने ऐसे टीचर्स को भी लोगों को कहते हुए देखा है, बच्चों को कहते हुए देखा है कि जीएस कोई बड़ी चीज नहीं है, खुद से पढ़ सकते हो।
समझ में ये नहीं आता कि खुद से ही पढ़ सकते हैं, तो वो तो बुक भी है, तभी पढ़ा जा सकता है। और आज तक पढ़ते ही तो आ रहे थे, बचपन से लेकर 12th कर लिया, ग्रेजुएशन हो गया, और आज तक पढ़ते ही तो आ रहे थे। क्या हासिल कर लिया उन्होंने? अभी भी यदि उनसे पूछ लिया जाए कि आपके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हैं, उन सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक हैं, जरा बता दीजिए, अगर सारे के सारे ढेर ना हो जाए तो। यदि आप अपनी उन थ्योरेटिकल चीजों में पीछे रह गए जिसमें आपने सबसे ज्यादा समय दिया, बच्चों ये तो एकदम फायर है, यहां तो आते तुरंत कंपटीशन में बैठना है। और ऐसे बच्चों के साथ जो आपसे बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत लंबे समय तक उनको ये गाइडेंस मिला हुआ है आपसे पहले भी, जो कि इसमें लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं बहुत पहले से, तो आपको कितनी तैयारी करनी होगी ये आप देख लीजिए। तो किसी की बातों में ना आकर मैं यही कहता हूं कि हर सब्जेक्ट को बराबर की चीज़ों में रखिए, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो जीएस हो आपका, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। हर किसी को यदि पूरी तरह से एक बनाकर रखोगे तो आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज आप फाइट में लगे रहेंगे और एक ही शब्द हमेशा बोलते रहोगे लोगों से, और वो शब्द ये है बस 2 नंबर से रह, 1 नंबर से रह गया, या फिर बस 5 नंबर से रह गया था। इस बार तो हो ही जाता, बस कहीं ना कहीं कमी रहेगी। कमी कहाँ रहेगी उसको खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि बताने वाला ही कोई नहीं है, मिसगाइड करने वाले बहुत है, और वो खुद को भी बच्चा मिसगाइड कर लेता है। ठीक है, तो वो खुद देखना होता है अपनी चीजों को कैसे है, किस प्रकार से। ठीक है, ये भी हम आपको धीरे धीरे हर चीज के बारे में आपको बताते हुए जाएंगे डेफिनेटली। तो उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या चीजें। तो अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों शुरू से, और वो है आपका नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति। क्लियर है? तो इसको हम इरेज कर देते हैं। बच्चों पहले ही मैंने बोला था, मैं वापस इसको दोहरा रहा हूं, कि जिस किसी भी बच्चे को लग रहा है कि पता नहीं हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भाई मैं क्लियर सी बात बोल रहा हूं, जब मेरी आप एक बात नहीं सुन रहे हैं कि अपना कॉपी और पेन लेकर आराम से बैठ जाएं, जो जो लिखवा रहा हूं उसको राइट डाउन कर लें। तो जब आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप फिर शिकायत किस बात की कर रहे हैं? शिकायत आप अपनी नहीं कर रहे हैं, शिकायत आप अपने आलस की कर रहे हैं, जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, आपको कुछ अच्छा सोचने पर मजबूर नहीं कर रहा है। इसी वजह से आप लोग इस तरह की बातें भी करते हैं। तो अब से और अभी से ठान लीजिए कि हमें प्रॉपर तरीके से जो क्लास हो रही है उसको अच्छे से करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए बच्चों, नेशनल प्लानिंग नेशनल प्लानिंग कमेटी क्या थी और क्या है, और आगे इसको हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से इसने हमारे देश के अंदर कौन कौन सी सेवाएं दी। बच्चों एक सबसे पहली चीज इसके बारे में मुझे आपको ये बतानी है कि भारत में प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग कमीशन को बनाने से पहले हमारे देश के अंदर जो काम कर रहा था वह था नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी ही थी जो कि हमारे देश के अंदर प्रॉपर एक अच्छे से काम कर रही थी, वो भी तब जब हमारा देश खुद गुलाम था। और ऐसी कंडीशन में भी हमारे देशवासियों ने देशवासियों के लिए इसके माध्यम से देश में विकास के कार्य किए। अब वो विकास के कार्य किस किस रूप में किए थे, कैसे कैसे किए थे, बस यही मुझे आपको समझाना है और यही आपके एग्जाम में आ सकता है। हालांकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका लेके कांस्टेबल से
और लेके सिविल सर्विस तक का ये पूरी तरह से ये कवर होता है। लेकिन मैं आपको यहीं पर नॉर्मल चीजें बताऊंगा, सिविल सर्विस वाली चीजें नहीं बताऊंगा जो डीप चली जाती हैं या बहुत ही गहराई से उनके बारे में पूछा जाता है। तो बच्चों देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये चीज किस प्रकार से है और कैसे कैसे इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, प्लानिंग, जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है, असल में नेशनल प्लानिंग कमेटी एक वो रही है जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति बच्चों, ये थोड़ा सा इसके बारे में इतना जान लेते हैं कि इसको जो स्थापना, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड जो किया गया था ये हुआ था 1938 में। अब ये 1938 में जो इसकी स्थापना की गई, तो अब आप देख सकते हैं कि उस टाइम पर तो हमारा देश वैसे ही गुलाम था, अंग्रेजों के चंगुल में था, और इतना होते हुए भी हमारे देश के लोगों ने यहां पर अच्छे से काम किया। अब इसी डेट के अंदर एक चीज और छुपी हुई है, और वो छुपी हुई क्या है कि जहां पर हमारे लोग भी उस समय पर पूरी तरह से इकोनॉमिकली बात कर रहे थे, उसी जगह पर 1938 में आरबीआई के द्वारा इंग्लैंड सरकार ने पहली बार नोट को प्रिंट किया था। ठीक है, नोट को प्रिंट किया था। यदि सवाल पूछा जाता है कि पहली बार आरबीआई के द्वारा या आरबीआई के माध्यम से नोट प्रिंट कब किया गया था, तो भैया लिख देना या बता देना कि 1938 में किया था। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अपनी लगी हुई थी अच्छे कार्यों में, जो कि अपने स्तर पर वो काम कर रही थी, और उसी तरह से हमारे भारतीय लोग भी जो कि उनके अगेंस्ट जाकर अपने लोगों के लिए बड़ी सहायता कर रहे थे। अब वो उनके अगेंस्ट जाकर ऐसी क्या काम थी, इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा पहचान लेते हैं। यदि कॉपी पेन आपने उठाया हुआ है तो सबसे पहले चीज आप एक लाइन इसमें लिख लीजिए, जो लाइन है ये कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first chairman of National Planning Committee in 1938। ठीक है, अब ये चीज जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, यहीं पर एक नोट डालकर आप लिख सकते हैं कि नेशनल प्लानिंग कमेटी इस्टेब्लिश्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन 1938। अब आप ये भी देख सकते हैं, और यहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी देखिए, जो आज के समय में एक पॉलिटिकली मुद्दा बनाकर इसको आगे रखा जाता है। तो ये जो योजना, ये जो आपको दिखाई दे रही है नियोजन समिति, जिसको राष्ट्रीय नियोजन समिति कहा जाता है, भैया इसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही इस समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया था। अब आप ये भी देख सकते हैं कि वो खुद भी जानते थे कि इसके अंदर क्या योग्यता है। ठीक वैसे ही देश के अंदर भी जब वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने इसके अंदर इतनी कमियों को देख लिया था कि तुरंत के तुरंत इसे बदलकर फिर एक दूसरा, यानी कि इसी के स्थान पर एक योजना आयोग को बना दिया गया। तो इसी तरह से ये चीज आप यहां पर चीजें अपने उसमें ये दोबारा से रिपीट कर करके आप इसे अपने शब्दों में एक लाइन को लिख लेना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए, अब ये भी आप इसमें लाइन लिख लेना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू was the also लास्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस राष्ट्रीय नियोजन समिति के अंतिम अध्यक्ष भी थे। अब वही शुरुआत के अध्यक्ष और वही अंतिम अध्यक्ष। तो यहां पर एक चीज आती है, और वो चीज क्या आती है, इसको थोड़ा सा बारीकी से भी देख लेते हैं। मैं इसे एक बार फिनिश कर देता हूं।
इसको थोड़ा सा इस तरह से बच्चों समझना है कि जैसे ये राष्ट्रीय नियोजन समिति है जो इस्टेब्लिश्ड जो किया सुभाष चंद्र बोस ने किया, और इसको समाप्त जो किया था, डिसॉल्व्ड जो किया था, वो किसने किया? नेहरू ने किया। और नेहरू ने ही इसके बदले फिर एक योजना बनाई, और योजना बनाने वाली एक योजना आयोग को बनाया जिसका नाम रखा प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन को हिंदी में कहते हैं योजना आयोग। क्या कहते हैं? योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग। अब योजना आयोग को जो बनाया वह थे नेहरू, और जिसको समाप्त किया उनका नाम है मिस्टर मोदी। ठीक है, और उसके बाद इसकी जगह किसने ले ली? इसकी जगह ले ली फिर नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग। नीति आयोग ने। अब इसको समाप्त किसने किया? तो शुरुआत किसने की इसकी, अर्थात एस्टैब्लिश किसने किया? मोदी ने। और अभी खत्म करने वाला भाई कोई है नहीं। ठीक है, तो कौन होगा ये नहीं पता, कब होगा ये भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन अभी ये काम कर रहे हैं, ये चल रहा है, और ये एक बॉडी है जिसको आपको प्रॉपर तरीके से यही चीज समझना है कि इसने क्या काम किया था, इसने क्या काम किया था, और ये क्या काम कर रहा है, ये वर्तमान में है। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को वापस जाकर वहीं पे ही देखते हैं कि उसके द्वारा बनाई गई कौन कौन सी योजनाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। ये यदि उतार लिया होगा, नहीं भी उतारा तो कोई बात नहीं, इसको एक बार पॉज करके इसे उतार लेना। ठीक है, तो बच्चों इसमें या फिर इसके द्वारा कुछ योजनाएं बनाई गई जिसका नाम है पहला बॉम्बे प्लान, दूसरा पीपल्स प्लान, उसके बाद गांधीयन प्लान, और फिर सर्वोदय प्लान। बच्चों बॉम्बे प्लान, पीपल्स प्लान, गांधीयन प्लान एंड सर्वोदय प्लान, ये फिर प्लान बनाए थे किसने? राष्ट्रीय नियोजन समिति ने, नेशनल प्लानिंग कमेटी ने। और नेशनल प्लानिंग कमेटी ने जो बनाए उसको भी देख लेते हैं कि कब कब और कैसे कैसे बनाए। बच्चों ये जो योजना थी 1944 में बना। अब आप ये सोचेंगे कि इसकी स्थापना तो 1938 में की गई, तो फिर 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर ये प्लान क्यों चलाया गया? तो भैया फंड की कमी थी, स्ट्रैटेजी की कमी थी, जिसके कारण ये डिले होता गया और लेट होता गया, क्योंकि हमें अंग्रेजों के खिलाफ भी जाना था और अंग्रेज ज्यादा बुरा ना मान जाए ऐसा काम भी करना था। तो उसके लिए पूरी तरह से प्लान बनाया। जब एक व्यक्ति ने ही इसके बारे में बड़ी अच्छी से बारीकी से जब लोगों को समझाया, या हम कह सकते हैं नेहरू को समझाया, तो नेहरू की बड़ी अच्छी समझ में आई। उसने कहा कि भाई तू ही बना इसे। तो अब ये सवाल उठता है कि इस बॉम्बे प्लान को फिर बनाने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो जो बॉम्बे प्लान को बनाने वाला जो व्यक्ति था, वह व्यक्ति था अर्देशीर दलाल। ठीक है, अर्देशीर दलाल।
क्लियर दिख रहा है? अर्देशीर दलाल। तो बच्चों ये वो व्यक्ति था जिसने बॉम्बे प्लान को बॉम्बे में चलाया। अब ये भी आपको बताऊंगा कि इसमें ऐसी क्या खासियत। और बच्चों ये भी याद रखना, आज बॉम्बे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, वो भी केवल और केवल इसी की वजह से ही है, अर्देशीर दलाल की वजह से है, जो आज इस देश की फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे कहलाती है। अब इसके बारे में डीपली थोड़ा सा देख लेते हैं। डीपली मतलब थोड़ा सा ऊपर से, जो कि आपके एग्जाम में आता है, और वहीं पर मैं आपको डीपली चीजें इसकी बता भी दूंगा। तो मैं ये इन चीजों को हटा रहा हूं और इसको एज इट इज लिखे हुए रख देते। देखिए भाई, बॉम्बे प्लान को बनाने वाला, जैसे कि मैंने अभी आपको लिखवाया था, अर्देशीर दलाल अर्देशीर दलाल, ठीक है। इसने बनाया, कब बनाया? 1944 में बनाया। ये बेस्ड किस पर थी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर थी, ठीक है। उसके बाद किस मॉडल पर थी? इंडस्ट्रियलिस्ट पर आधारित थी। क्लियर? अर्थात ये इंडस्ट्रियलिस्ट मॉडल पर आधारित थी और कैपिटलिस्ट बेस को बनाया गया था। ये पूरी तरह से ये एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। इसका मतलब साफ है, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि इसमें किसी सरकार का, किसी लोगों का कोई मतलब नहीं है, इसमें केवल कंपनी का ही हस्तक्षेप है और कंपनी के द्वारा डिसीजन लिए गए हैं और कंपनी के द्वारा ही ये मॉडल तैयार किया गया है और कंपनी के ही माध्यम से डेवलप भी किया गया है, ठीक है। अब ये जो थी, ये पूरी तरह से इस देश के अंदर ये जब नहीं चल पाई थी, तो इसी व्यक्ति ने ही 8 लोगों के एक ग्रुप को बनाया। और वो जो 8 लोगों का जो ग्रुप था बच्चों, उनमें से एक को चेयरमैन और दूसरे को वाइस चेयरमैन बनाया। एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष बना दिया। अब ये जो दूसरा, ये जो अध्यक्ष है बच्चों, ये अध्यक्ष कौन है? इस अध्यक्ष का नाम है J.R.D. टाटा, ठीक है। और ये जो अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष का नाम है J.D. बिरला, ठीक है। एक चीज नोटिस करना, जो आज हमारे और आपके माँ बाप, जब आप कभी कभी नवाबियत दिखा देते हो अपने घर के अंदर, तो आपके माँ बाप आपको एक ही चीज से आपकी बेइज्जती करते हैं, और वो क्या कह के? घना नवाब ना बन, मतलब घना टाटा बिरला ना बन। ये जो घना टाटा बिरला ना बन, ये भाई इसी टाइम की देन है जब इन दोनों ने मिलकर इस योजना को चलाया था और पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर इन दोनों का इतना नाम हो गया था, जिन्होंने अपने देश के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़े स्तर पर काम किया था। और ये आज भी अपने देश के लोगों के लिए बहुत बड़े स्तर पर चैरिटी करते हैं। और ये तब भी इन्होंने बहुत अच्छे स्तर पर काम किया, और इसी वजह से इन दोनों का आज भी नाम एक साथ लिया जाता है, टाटा बिरला, जस्ट बिकॉज ऑफ बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान के कारण। तो बच्चों इसको उतार लेना अच्छे से, और यहीं से ही सवाल पूछे जाते हैं। सवाल कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बता देता हूं। जैसे बॉम्बे प्लान कब बनाया गया, दूसरा बॉम्बे प्लान को किसने बनाया, तीसरा
बॉम्बे प्लान किस पर आधारित था और उसके बाद बॉम्बे प्लान को किस मॉडल पर आधारित किया गया। ठीक है, ये इस प्रकार के सवाल बनाए जाते हैं। उसके बाद कि 8 बॉम्बे प्लान के जो ग्रुप था उस ग्रुप का चेयरमैन किसे बनाया गया और वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया। ठीक है, और ये आपको क्लियर कर दूं कि जो आज देश के अंदर टाटा, बिरला, रिलायंस, अजीम प्रेम जी, ये सारे के सारे जो आज बने हुए हैं वह सब यही और इसी ही मानसिकता और माइंडसेट के आधार पर ही ये लोग आज ग्रो कर रहे हैं। और ये भी आपको क्लियर कर दूं, अमेरिका भी केवल इसी ही पॉलिसी पर चला था और चल भी रहा है और आज सबसे आगे है। ठीक है, और ये आप इसे लिख लेना कि बॉम्बे प्लान वाज द मोस्ट सक्सेसफुल प्लान बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसको एक बार जरूर देख लेना, हालांकि देखने की जरूरत नहीं है, इतना ही है और यहां से ही आपका सवाल बनता है। यदि सवाल आया तो यहीं तक ही आएगा, इससे आगे से कोई सवाल नहीं आ सकता या इससे अलग से कोई सवाल आपसे पूछ ही नहीं सकता, गारंटी के साथ कह सकते। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और चीजों को देख लेते हैं बारीकी से। तो चलिए बच्चों, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये था बस समझने वाला टॉपिक। अब एक है जिसका नाम है गांधीयन प्लान। बच्चों, गांधीयन प्लान जो चला था ये भी 1944 में चला था। अब किसको प्रेरित देखकर? बॉम्बे प्लान को। भैया वो सक्सेसफुल हो गया तो इसको भी सक्सेसफुल होना चाहिए, ऐसी मानसिकता थी। लेकिन रिजल्ट कुछ और ही सामने आया। अब कुछ और सामने आया है तो इसको भी देख लेते हैं कि सामने क्या क्या चीज आई थी। पहले तो हम ये जान लेते हैं मोटी मोटी चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है और वो एग्जाम में क्या क्या है। जैसे कि गांधीयन प्लान किस प्रकार से किस किस ने बनाया, तो बच्चों गांधीयन प्लान जो बनाया था वह बनाया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने इसको बनाया था। क्यों बनाया था ये भी आपको बता देता हूं। बच्चों, श्रीमन नारायण अग्रवाल यह गांधी जी के इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे कि इनको उनकी हर बात अच्छी लगती थी। अच्छी है वो भी अच्छी और जो बुरी है वो भी अच्छी, क्योंकि उनका ये मानना था कि उनकी बुराई भी यदि है तो वह देश की भलाई में है, ऐसा था उनका। और इन्होंने देखिए इस श्रीमन नारायण अग्रवाल के माध्यम से या फिर इन्होंने अपने विवेक से लोगों को या फिर पूरे की पूरी कांग्रेस, जो उस समय पर कांग्रेस, जैसे कि आप इतिहास पढ़ोगे तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस कमेटी बनती थी, हर साल बनती रहती थी, उसके अध्यक्ष बनते थे। उनमें ही इस चीज का डिसीजन लिया गया था कि अब गांधीयन प्लान भैया ये श्रीमन नारायण बनाएंगे, और श्रीमन नारायण जो गांधीयन प्लान बनाएंगे वह गांधी की विचारधाराओं पर आधारित होगी। और वह ये विचारधारा थी गांधी की कि भैया किस प्रकार से देश के अंदर गरीबी को समाप्त किया जा सकता है, रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, और हर एक चीज को किस लेवल तक इस देश के अंदर डेवलप किया जा सकता है। ये सारी की सारी जितनी भी थी वह गांधीयन प्लान के अंदर रखी गई। लेकिन ये देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे और किस किस प्रकार से बनाया गया था। बच्चों, ये जो बेस था, ठीक है, ये जो बेस्ड बनाया गया था वो किस इकोनॉमी पर था? तो वो था सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। जहां बात बच्चों सोशलिस्ट इकोनॉमी की आ जाती है तो समझ लेना कि वहां पर राज केवल किसका होता है? किसी सरकार का होता है। ठीक है, यानी कि इसकी देखरेख किसके द्वारा हो रही? सरकार के द्वारा। वो जो पिछली वाली योजना थी उसके अंदर टोटल प्राइवेटाइजेशन था। टोटल जितने भी थे लोग, जो कंपनी के लोग थे, जो एक कह सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, वही उसको हैंडल कर रहे थे। तो इसका मतलब टोटली बेस किस पर हुआ? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर, जिनका सारा का सारा उन्हीं के हाथ में था। लेकिन दोबारा से कैपिटलिस्ट क्यों नहीं बनाया भैया? इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि कुछ लोगों ने मंद बुद्धि जिसको कह सकते हैं, फिर बहुत उच्च स्तर की बुद्धि कह सकते हैं, जिन्होंने इस बात को बार बार छेड़ा कि भैया यदि सारी चीज आप प्राइवेटाइजेशन के हाथ में डाल दोगे तो प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से मनमानी कर सकता है।
बात तो बिल्कुल सही है। तो कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में भी होनी चाहिए। उसके बाद फिर से ये भी चर्चा चलने लगी कि जब पूरी तरह से ये भी विफल हो गया कि भैया आगे चलकर ये भी हो सकता है कि देश के अंदर जो भी सरकार बनेगी, सरकार अपनी मनमानी कर सकती है। तो फिर ऐसा भैया क्या करें कि क्या हो जाए? तो तब जाकर मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही आपस में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, चीजें क्या होती थी, कैसे होती थी, हर चीज आपको क्लियरली कर। ठीक है, आगे है और देखते हैं कि इसके अंदर और भी क्या क्या चीजें थी। अब इसको जो कह सकते हैं कि इसका जो मॉडल था बच्चों, वो मॉडल पूरी तरह से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखकर चीजों को किया गया था। और साथ साथ में बच्चों, जो हमारे देश के अंदर कुर्बान हो रहे थे, जो लड़ाई में जो लड़ रहे थे, असल में उनको इस योजना के माध्यम से बहुत योजनाओं को वहां तक पहुंचाना और उन्हें सहायता पहुंचाने के माध्यम से ये योजना बनाई गई थी। और लेकिन आप ये देख सकते हैं कि 1944 में हमारा देश और हमारे देश के लोग सभी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इसको कौन हाथ लगा सकता था? और जो हाथ लगाने वाले थे वही लड़ाई में शामिल थे। तो जाहिर सी बात थी कि इस योजना का किसी ने कोई लाभ नहीं उठाया, जिसके कारण यह कंप्लीटली फेल्ड हो गई। ये आगे नहीं चल सकी, इसकी बहुत कोशिश की गई लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाई। तो इसी वजह से ही देश के अंदर ये बहुत सारे ऐसे चक्र हुए जो कि उथल पुथल होते रहे, और इसी उथल पुथल में चीजें क्या क्या होती रही ये भी आपको पूरी तरह से मैं बताऊंगा, जो कि अगली क्लास में होगा बच्चों। और यहां पर मैं इस क्लास को खत्म करता हूं, खत्म मतलब यहां पर इसे स्टॉप करता हूं, और दूसरी क्लास इसी से ही आगे आपको प्राप्त होगी, जो कि टॉपिक होगा आपका पीपल्स प्लान, यानी कि जन योजना। अब जन योजना भी कैसी है? बिल्कुल इसी पर आधारित है। ठीक है, जनता के लिए है, ये भी जनता के लिए है, और उसी का नाम जनता के लिए रख दिया भैया, जनता के आधार पर रख दिया तो भैया इसीलिए जनता के लिए हो गई है। ठीक है, तो अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, और आपको फिर से सचेत कर रहा हूं कि भैया अगर आपको सच में ही अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप गुरुकुल दर्पण 60 चैनल पर अपना पूरी तरह से बने रहें और एक एक सब्जेक्ट को बारीकी से आप करते रहें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जो भी आपका एग्जाम होगा वह क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तो बने रहिए सेम चैनल सेम स्थान पर। ठीक है, फिर मिलते हैं।